17 मार्च को हिमाचल प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री इस बार भी बजट पेश करेंगे। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तीसरा बजट होगा और इस बार भी मुख्यमंत्री 17 मार्च को ही बजट पेश करने वाले हैं। इसके पीछे मुख्यमंत्री का एक अंकगणित भी है, क्योंकि ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का लकी नंबर 8 है, इसलिए 1 और 7 का जब जोड़ होता है तो ये 8 बनता है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बार भी 17 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। इस बीच हम राज्य के युवाओं से ये जानने के लिए शिमला पहुंचे हुए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और उनकी इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। मेरा नाम आशीष आशीष है और मैं बेसिकली रामपुर शहर से हूँ और हाल ही के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर हम हालात देखें जो प्रदेश सरकार हमारी है तो पिछले दो सालों में अगर हम बजट भी देखें तो किस तरह का बजट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो है वो बेरोजगारी की समस्या जो है एक चरम सीमा पर जो है पहुंच गई है। लगातार जो है आज का युवा जो है परेशान हो रहा है। और दूसरा अगर हम युवा के तौर पर देखें तो युवाओं के लिए जो है सबसे बड़ा इस बजट के अंदर जो है वो नौकरियों के लिए जो है बजट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम एक छात्र के तौर पर देखें तो हम साफ तौर पर हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एजुकेशन के ऊपर जो है बजट दिया जाए, क्योंकि अब हाल ही के अंदर भी हम देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है बजट दिया गया है उसके अंदर भी जो है केवल और केवल 0.5% जो है जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर दिया गया है। तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो स्टेट का बजट है तो उसका करीब करीब 30% जो है वो एजुकेशन के ऊपर दिया जाए, ताकि जो है हर एक स्टूडेंट तक जो है एजुकेशन पहुंच सके। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एजुकेशन के बजट में कटौती की जा रही है, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारा साफ तौर पर यही मानना है कि एजुकेशन के बजट में जो है वो कटौती नहीं की जानी चाहिए और एजुकेशन के ऊपर जो है वो अच्छा बजट जो है प्रदेश सरकार को देना चाहिए। रहने वाले हैं आप? सर, मेरा नाम सनी सेक्टा है। मैं बेसिकली कोटखाई क्षेत्र का रहने वाला हूँ। देखिए, बागवान होने के नाते एक जो अभी बजट प्रदेश का जो है आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर आएगा और सुकून सरकार से भी यही उम्मीद है कि जो बागवानी है एक बड़े क्राइसिस के अंदर पिछले काफ़ी लंबे समय से है। जिस तरह की मौसम की जो मार अभी बागवानों के ऊपर पड़ रही है, समय से जो है बारिश ना होना या बर्फबारी का ना होना, इस बार भी इस तरह का जो है संकेत है कि आने वाले समय के अंदर बागवानी क्षेत्र के अंदर जो है एक बहुत बड़े लेवल पे जो है सूखा उसके अंदर पड़ने वाला है, जिसके अंदर जो है एक आर्थिकी के तौर पे जो है बागवानी जो है प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रोजगार भी है और कम से कम 5 से 6% लगभग जो है खर्च जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है बागवानी का जो है स्टेट से रहता है। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर जो बागवानों के जो मुद्दे हैं या बागवानों के एक स्पेशल जो पैकेज है वो मुहैया करवाया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो मौसम की जो मार बागवानी के ऊपर पड़ रही, चाहे ओलावृष्टि हो या बेमौसमी जो बरसात या कुछ और तरीके हो, उसमें जो मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए था वो मुआवजा जो है प्रदेश की सरकार जो है उन किसानों और बागवानों को नहीं दे पा रही है। और जिसके चलते जो है एक आर्थिक तौर पे जो है जो किसान जो बागवान है वो इतने महंगाई के दौर से भी गुजर रहा है कि वो अपने परिवार का जो पेट है वो पालने में जो है सक्षम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, चाहे एजुकेशन उसने अपने बच्चों को देनी है या फिर और तरीके से जो है कहीं कंट्रीब्यूशन उसने देना है। और उसी तरह जो है सब्सिडियां जो है बागवानी उपकरणों के अंदर मिलती थी बागवानों को, वो भी जो है पिछले लंबे समय से बंद कर दी गई है। तो उन सब्सिडियों को भी बहाल किया जाए और जो जीएसटी या सेब के अंदर है या बागवानी के जो भी उपकरण है उसके अंदर है उसको जो है वहां से हटाया जाए, ताकि थोड़ा सा राहत, थोड़ी सी रिलीफ जो है बागवानों को जो है मिल सके। मेरा नाम दिनेश दंटा है, मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। देखिए, पिछले तो 2 साल का जो कार्यकाल इस सरकार का रहा है उससे सबसे ज्यादा अगर पूरे प्रदेश के अंदर कोई सबसे ज्यादा हताश और निराश हुआ हो तो प्रदेश का युवा वर्ग है, प्रदेश का छात्र है। वो इसलिए है कि प्रदेश के अंदर ये सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन का दावा करके आई थी और इस सरकार ने वादा किया था प्रदेश के युवाओं से कि हर साल जो है आपको 1 लाख नौकरियां हम देंगे और उसके साथ साथ नए अवसर जो है नौकरियों के पैदा करेंगे। पर पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की नई नौकरियों के अवसर पैदा नहीं किए गए। नौकरियां दी गई तो विधानसभा की भर्ती घोटाला जो आप अभी देख रहे हैं कि अपने चहेतों को जो है वहां पर भर्तियों में दिया गया। तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद जो है इस टाइम प्रदेश का छात्र और युवा इस सरकार से नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर पिछले लंबे टाइम से संघर्ष कर रही है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है वो रोजगार देना होगा। रोजगार किस तरह का, सवाल ये है कि रोजगार पक्का रोजगार, जो रोजगार आज दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, आउटसोर्स के नाम पर, इस रोजगार से जो है प्रदेश के युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। एक सिर्फ से एक
कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए सारी नीतियां सरकार लेकर आ रही है। और जो पैसे का दावा जो प्रदेश सरकार करती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या बजट नहीं है हमारे पास, तो हमारा ये मानना है कि प्रदेश की सरकार को संसाधन जुटाना सरकार का काम है, इसलिए उसके पास इतना बड़ा तंत्र है। उसको किस तरह से संसाधन जुटाने, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और अपने हक के लिए जो केंद्र के पास हमारे हक पेंडिंग पड़े हैं, उसके हक के लिए सरकार को लड़ना पड़ेगा, ताकि प्रदेश की जो बागवानी के अंदर बड़ा खतरा भी पैदा हो रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है, उन पड़ोसी राज्यों के अंदर बागवानों को अगर नई खेती आज के डेट में करवानी है, तो उसके लिए जो आपका नए प्लांट्स लग रहे हैं उसमें अच्छी सब्सिडी दी जाती है, कश्मीर में दी जाती है, उत्तराखंड के अंदर दी जाती है। हमारी सरकार तो लगातार सब्सिडी को खत्म करने का काम कर रही है। पिछले जो सरकार थी उसने तो उसको खत्म किया, और अभी सरकार ने भी उसको लगभग उसी यथास्थिति में बरकरार रखा है। तो हमारा ये मानना है कि प्रदेश के दो बड़े जो आपके उद्योग है, उद्योग बोले तो आपका बड़ा जो कमाई का सोर्स है, एक बागवानी है, दूसरा आपका पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग आप देख रहे हैं कि पर्यटन के अंदर भी युवा लगातार सरकार से मांग करता है, और सरकार की मदद से, सरकार से उम्मीद लगाता है कि उसको मदद मिले। तो हम ये मानते हैं कि पर्यटन, बागवानी और ये जो आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीजों को एक आदमी उम्मीद करता है, इसलिए सरकार को वो चुनता है कि सरकार उसके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुरक्षा के लिए जो काम करेगी। तो ये हमारी भी उम्मीद है कि सरकार कुछ होगी, पर अगर इसी तरह का 2 साल का कार्यकाल देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले तो अंकुश राणा मेरा नाम है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। हमें इस सरकार से यह उम्मीद है कि जो हम कहते हैं कि शिक्षा पे जो है राज्य का जो है 30% खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है राज्य पर जो है शिक्षा का कोई खर्च नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं शिक्षा में जो है धीरे धीरे जो कटौती हो जा रही है, शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है। और साथ ही साथ जो हम जो है एज ए स्टूडेंट और एज अ हिमाचल का नागरिक होने के नाते हम जो है मनरेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण विकास के लिए भी जो है बजट में कोई कटौती ना हो, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिमाचल की जो है 89% जो है ग्रामीण एरिया में रहती है। और साथ ही साथ जो है रूरल एरिया में हमारी जो विकास की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, इस पे भी जो है बढ़ोतरी की जाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए, और साथ ही साथ जो है शिक्षा को अच्छा बढ़ावा मिल सके। हर बार की तरह इस बार भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी और गंभीर समस्या बेरोजगारी है। युवा चाहते हैं कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान रोजगार पर दे। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे कम करके राज्य सरकार पक्की नौकरी दे, जिसके लिए युवा लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। राज्य के युवा ये भी चाहते हैं कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा धन शिक्षा के क्षेत्र में खर्चे, ताकि राज्य के युवा पढ़ाई लिखाई करे और अपना ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम भी आगे लेकर जाए। अब देखना ये होगा कि 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब बजट पेश करेंगे तो इन युवाओं का कितना ख्याल रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.